नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 में होने वाले चुनावी घमासान के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन की रणनीति पर है। 28 विपक्षी दलों के गठबंधन की कल ही दिल्ली में बैठक हुई। गठबंधन का चेहरा आधे अधूरे मन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया गया, क्योंकि खबर है कि इससे नीतीश लालू सहमत नहीं दिखे। उधर सीट बंटवारे का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। कोई रणनीति नहीं तैयार हुई। ये कहा गया कि सीटों पर बात राज्यों का नेतृत्व करेगा और राज्यों की हालत यह है कि बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट तीनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस से मुरब्बत बरतने को कतई तैयार नहीं दिखी। पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार नहीं। ऊपर से गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और रणनीति को लेकर भी एक राय नहीं बन पा रही। कल की बैठक में कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा उठाया तो बड़ी मुश्किल से घटक दलों ने वीवीपैट पर्ची की मांग वाला प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने साझा रैली की बात कही, लेकिन रैली पटना में हो या दिल्ली में, इस पर भी एक राय नहीं है। मतलब यह है कि खड़गे को पीएम कैंडिडेट प्रस्तावित करने के बाद से इंडिया गठबंधन में अब झगड़ा ही झगड़ा नजर आ रहा है। खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में ही बुला ली है। इस बैठक में जेडीयू अध्यक्ष के बदलाव से लेकर तरह तरह की खबरें चर्चा में आने लगी हैं। नीतीश कुमार ने बैठक में भी कह दिया था कि सीट बंटवारा हो जाए तभी गठबंधन की अगली बैठक बुलाई जाए। ऐसे में सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन दिसंबर तक सीट बंटवारा करने में सफल हो पाएगा? क्या पीएम पद के उम्मीदवार पर उठे विवाद के बाद अब सीटों की गुत्थी में उलझकर विपक्षी दलों की कथित एकता दम तोड़ देगी और क्या एकजुटता बनाने के लिए कांग्रेस को ही सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बैठक पर बैठक हुई, मगर इंडिया गठबंधन के अंदर उन सवालों का जवाब नहीं मिल सका जिसके बिना पर 2024 में 28 विपक्षी दल एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ सके। वैसे इंडिया गठबंधन बनाने के नीतीश कुमार के आइडिया के साथ ही 3 बड़े सवाल नत्थी हुए चले आ रहे हैं। पहला ये कि 28 दलों के गठबंधन के नेता, चेहरा या संयोजक कौन होगा? ममता ने कहा खड़गे होंगे। नतीजा हुआ कि नीतीश लालू रूठ गए। दूसरा सवाल था कि प्रचार की रणनीति और साझा मुद्दे क्या होंगे? कांग्रेस ने कहा साझा रैली करेंगे, ईवीएम मुद्दा होगा, मगर रैलियां कहां होंगी पता नहीं। मुद्दों में सिर्फ ईवीएम में वीवीपैट की मांग पर सहमति बनी। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल था कि गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा। बैठक में बात हुई कि सीट पर बात राज्यों में होगी। राज्यों में तलवार ही खिंच गई। इंडिया गठबंधन की अब तक 4 औपचारिक बैठकें हो गई, मगर तीनों बड़े सवालों पर आज तक इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या क्या हुआ। पीएम पद के चेहरे के नाम पर नीतीश लालू नाराज दिखे। बीएसपी को शामिल करने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तल्खी दिखी। हिंदी में भाषण देने पर नीतीश कुमार टीआर बालू में तल्खी हो गई। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों में असहमति दिख गई। राम मंदिर को लेकर लालू यादव की पेशकश पर शिवसेना असहमत रही। गठबंधन साझा रैली के मुद्दे पर दिल्ली, पटना में जगह को लेकर असहमति हो गई। मतलब इंडिया गठबंधन में झगड़ा ही झगड़ा दिख रहा है। पहला झगड़ा पीएम पद के चेहरे पर है। इसके लिए नीतीश कुमार शुरुआत से उम्मीद लगाए बैठे थे। पीएम पद का उम्मीदवार ना सही, लेकिन उन्हें गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाएगा। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले ही अरविंद केजरीवाल से बात कर ली। अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से बात कर ली और इन तीनों की बातचीत के हवाले से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया। हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। इसका नतीजा क्या हुआ कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। खबर है कि लालू को भी यह आइडिया पसंद नहीं आया।
इंडिया गठबंधन के सभी दलों के अंदर सबसे बड़ी आशंका सीट बंटवारे को लेकर ही है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि दिसंबर तक सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि सीट बंटवारा हो जाए तभी अगली बैठक बुलाएं। और बंटवारे की हालत क्या है, सुन लीजिए। Mamata has proved herself to be the queen of all corruption. West Bengal is now flooded with corruption and she is a complete failure. Nobody would have accepted Mamata as the Prime Minister. कांग्रेस को भी अगर बड़े वो राष्ट्रीय रोल में सामने हैं तो उन्हें अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी कि वो क्षेत्रीय दलों के बारे में क्या सोचते हैं। अब सूत्रों की खबर है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी पंजाब में किसी तरह का गठबंधन करने को तैयार नहीं। दिल्ली में भी सीट शेयरिंग की बात अभी तय नहीं है। हजे तक सानू ये कहा गया है कि 13 ਦੀਆਂ 13 लोक सभा सीटां दी तैयारी करो। ऐसी सूरत में भी जब इंडिया गठबंधन के नेता दावा करते हैं कि 2024 में बीजेपी को मिलकर हराएंगे, तो शायद गठबंधन के दलों के नेताओं को भी भरोसा नहीं होता। Would you like an alliance with the Congress in Bengal, or have they approached you for an alliance in Bengal? Somebody must bail the cat. Somebody must bail the cat, meaning? Meaning, I don't have any problems if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Congress? I am open to talk. I am open to discuss. अब ममता बनर्जी आगे बढ़कर भले ही बिल्ली के गले में घंटी बांधने का दावा कर रही हो, लेकिन अब लालू, नीतीश जैसे नेताओं की नाराजगी की खबर गठबंधन की सेहत और भविष्य के लिए ठीक नहीं दिखती। आज तक ब्यूरो। 29 दिसंबर को बड़ा फैसला कर सकती है जेडीयू, इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में गठबंधन में कितनी गांठें खुलेंगी कैसे, और एक बार गांठ अगर पड़ जाए तो फिर मनमुटाव दूर कैसे होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा दंगल में करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। मलूक नागर साहब, आप एमपी हैं लोकसभा के, बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कुछ ही देर में आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट दिखाई देंगे, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ खान जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी के आप सपोर्टर भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए आज तो मुझे लग रहा है कि अनुराग भदौरिया जी आप स्टूडियो में हो, और शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब जब इतनी गांठें हैं, ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि बिल्ली को किसी के गले में घंटी तो बांधना ही पड़ेगा। इसका शाब्दिक अलग अलग अर्थ मैंने ढूंढने की कोशिश की, हालांकि मुझे पता था फिर भी आपके लिए, जिसमें यह निकला कि कोई भी असंभव काम करने का प्रयत्न करना। और जब बड़े नेताओं को ही असंभव काम नजर आ रहा है तो फिर कैसे लड़ेगी बीजेपी के सामने? देखिए, आपका शीर्षक बहुत अच्छा है, लड़बो भिड़बो छाड़बो ना। आपने लिखा है लड़बो भिड़बो जीतबो रे, हार मानबो ना, भाजपा के छाड़बो ना, ये बारे खेला होबे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो खेला होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दों पे तो चर्चा की नहीं। देखिए आप, बात है कि इंडिया गठबंधन की चिंता भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। जब पार्लियामेंट में जब हमारे सांसद सुरक्षित नहीं है तो हम आप कैसे घरों में सुरक्षित होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, और उसकी वजह से आप 143 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देते हैं, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि पार्लियामेंट के अंदर में जनता के मुद्दों पर चर्चा हो पाए। इसके मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो। विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा होती है, पार्लियामेंट की आत्मा होती है। विपक्ष रहेगा तो जनता की आवाज उठेगी, वरना तो तानाशाही चलेगी। 24 के चुनाव पर भी आते हैं। उस पे आ रहा हूं। अब ये इंडिया गठबंधन की चिंता करने लग गए। हम कह रहे हैं आप चिंता कीजिए, अपने मुद्दों को, जनता ने आपको सत्ता में दिया है, आप किसानों की चिंता कीजिए, उस पर आप चिंता क्यों नहीं कर रहे? आप सुरक्षा की चिंता कीजिए, आप महिलाओं की चिंता धनखड़ जी के मामले को उठाकर अब किसानों के भी मुद्दे को हवा दे रहे हैं कि किसान बड़े लीडर का अपमान किया जा रहा है। उनसे ये भी पूछा जाए, जब किसान धरने पे बैठे थे तब कहां थे? जब वो महिलाएं धरने पे बैठी थी तब कहां थे ये? तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति राजनीतिक विषय है, हमारे लिए जाति जनगणना की जब बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का विषय है। ये हमारे उनकी सोच में फर्क है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये सवाल मैंने पूछा। अनुराग जी, आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर बात को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करवाना चाहती है। ममता दीदी ने कहा है। बिल्कुल, ममता दीदी ने कहा है कि गठबंधन ठीक है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, और गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात है। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी बनारस से लड़े चुनाव, मोदी के सामने सलाह दी है कांग्रेस पार्टी को, तैयार है सपा इसके लिए? बात सुनिए,
ये कोई डिबेट का विषय नहीं हमारे आपके टीवी शो में कि कौन कहां से लड़ेगा, वो इंडिया गठबंधन तय कर लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में एक मुद्दा चाहिए। मैं तो सुनिए, आपने कभी पूछा एनडीए गठबंधन में कि चिराग पासवान लड़ेंगे, उनके चाचा लड़ेंगे? कभी आपने पूछा शिवसेना से, कभी आपने पूछा शिवसेना शिंदे को कितनी सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी? एनसीपी अजित पवार को कितनी सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी? निषाद दल को कितनी सीटें देगी? अपना दल को कितनी सीटें देगी? आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में बात ना करके दूसरों की बात करके अपने ऊपर से ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। मैं तो बार इंडिया गठबंधन पर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। आप लोग चाहते नहीं है कि आप लोगों के बारे में कोई बातचीत करे। ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं देश के, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी। देखिए, मैं तो सिर्फ बहुत सिंपल साधारण बात पूछता हूं, अब तक कितनी मीटिंग हुई है? 4 मीटिंग हो चुकी है जी। 4 मीटिंग में क्या निकल के आया? 0। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि इनको कहां लड़ना है, किससे लड़ना, कौन लड़ेगा, क्या उसका संयोजक कौन होगा, ये पता नहीं है। हर मीटिंग के पहले कोई नाराज होता है, बाद में कोई नाराज होता है, आपस में खटपट होती रहती है। ऐसे में आपको मैं बता देता हूं, ये अपोजिशन में ही रहना चाहते हैं। ये जिस तरह के इनके जो अब तक के चाल और चरित्र देखा गया है, उससे समझ में आता है कि ये देश की जनता के हित में नहीं कुछ करना चाहते, अपने हित के लिए साथ जुड़ रहे हैं। और अपने हित के लिए तो आप जाहिर मन मुटाव तो होना ही है, इसलिए कि सबका अपना अपना मन अपने हितों की बात कर रहा है। सब अपने हितों की बात करेंगे तो कैसे समन्वय होगा? अरे आप लोगों में भी तो फैसला नहीं हुआ है ना जफर इस्लाम साहब की कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। चिराग पासवान, अब वो बार बार आपको सवाल पूछ रहे हैं, रामविलास पासवान की सीट पर कौन लड़ेगा? एनसीपी को कितनी सीटें देंगे? एनसीपी किसको? एनसीपी अजित पवार को कितनी सीटें देंगे? अजित पवार कितनी देंगे? शिवसेना शिंदे को कितनी देंगे? अपना दल को कितनी देंगे? ठीक है, चित्रा जी, इनके घर में बहुत झांकते हैं आप लोग। चित्रा जी, मैं सुनिए, चित्रा जी मत कीजिए, जवाब दीजिए। साफ लफ्जों में कह रहा हूं, अटक जा रहे हैं तो चित्रा जी लो भाई, 350 सीटों से ज्यादा सीटें आएंगी, उसमें प्लस एनडीए की 50-100 सीटें आएंगी, सब मिलके हम लोग लड़ेंगे और 450 सीटें लेके आएगी एनडीए, ये बता देते हैं। दूसरी बात, जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहिए, मुंह तो बंद हो गया, इनके मुंह में तो घी जम गया जब आप इनसे पूछा क्या क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात, कांग्रेस को सीटें देगी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए? आप हमारी कुछ नहीं कह रहे, अरे वो बात करेंगे क्या नहीं आप बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ी होंगी? मैं आपसे क्यों नहीं इस सवाल का जवाब दे रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? देखिए, ये बीजेपी से ये सवाल पूछ लिया जाएगा, लेकिन अभी पेपर पर तो खड़गे को आप मान रहे हैं, खड़गे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान रहे हैं, खड़गे का प्रधानमंत्री और हम पे तो सवालों का मीटिंग आपकी हुई है ना, मीटिंग आपकी हुई है तो सवाल आपसे बनते हैं। हमारी मीटिंग में अपनी चर्चा हुई है, हम क्यों बताते घूमे कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा? आपको पता चल जाएगा जो लड़ेगा। लेकिन आप बताइए ना कि आपको जो सत्ता ने जिम्मेदारी ली है कि आप सुरक्षा की जिम्मेदारी से कांग्रेस से आप लोग कुर्बानी की मांग कर रहे हैं कि ज्यादा कुर्बानी सीटों के मामले में देने को तैयार रहे। चिंता मत कीजिए, आपका शीर्षक याद की लड़बो भिड़बो जीतबो रे, जीतना हमें ही है। आप सुन लो इसके 2 मतलब निकलते हैं ना, जीतबो रे, ये नाम इंडिया सरकार। अनुराग भदौरिया जी, ये जब नाम हम लोग दे रहे थे तो इसके दोनों ही निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। लौटबो, भिड़बो, जीतबो, ये आपके भीतर की भी स्थिति हो सकती है और ये बीजेपी के साथ की स्थिति भी हो सकती है। क्या होगा फॉर्मूला सीटों का? आप लोग सोचिए, 6 महीने पहले, अनुराग भदौरिया जी, इसको इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। 6 महीने पहले जून के महीने में आपकी पहली बैठक पटना में होती है। 6 महीने में संयोजक कौन होगा यही आप लोग तय नहीं कर पाते हैं, बाकी तो बाद की बात। अब 2.5 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में और आप लोग अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं संयोजक कौन होगा, पीएम पद का चेहरा कौन होगा, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कौन होगा। चर्चा क्यों करी पता है आपको? वो बचना चाह रही 143 विधायक निलंबन किया, सवाल हम लोग पूछ लेंगे तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। चलो इंडिया गठबंधन में क्या कल क्यों आज क्यों होगा? 143 कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र के 143 सांसदों को निलंबन, मतलब लोकतंत्र खत्म करने की बात हो रही है, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज अलग मुद्दा है ना, ये मुद्दा मैंने बता दिया ना, इंडिया गठबंधन एक है, हम सब एक हैं। इसलिए फिर से नहीं, एक लास्ट और सुन लो जफर भाई, और याद कर लो, लोड़बो भिड़बो जीतबो रे, हार मानबो ना, भाजपा के छाड़बो ना, ये बारे इंडिया सरकार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको याद हो जाएगा। मलूक नागर जी, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मलूक नागर साहब, अब तो अखिलेश यादव जी की ओर से कांग्रेस को यह भी धमकी दी गई है कि बीएसपी पर डोरे डालना बंद करे कांग्रेस।
वरना इंडिया गठबंधन से वो बाहर का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। तो आप लोगों की बातचीत चल रही है क्या कांग्रेस पार्टी से? चित्रा जी, एक तो ये कि जो अभी कल खबर आई कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि बीएसपी के साथ समझौता करो और प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया गांधी चारों यूपी से चुनाव लड़े। हाँ। और दूसरी तरफ आया कि अखिलेश जी ने वहां ऐसे कहा जी। किसी के पास ना तो कोई सर्टिफिकेट है ना डॉक्यूमेंट है। हाँ। मुझे लगता है सब बातें झूठी हैं, अभी चंडू खाने की सब खबर है, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज पक्की हो गई है इस बात से कि 13.5% वोट जो हमारा इंटैक्ट था, हाँ। आज चर्चा हम पे है। राजस्थान पे जितना वोट हमें मिला उस पे वोट पे चर्चा हमारी है और आज पूरा देश का ध्यान हमारी तरफ गया, तो इसे हम अपनी जीत मानते हैं। बुआ और बबुआ बात एक फिर हो कह रहा हूं जाएंगे, मैं, क्या दिक्कत जो है इस मलूक इंडिया नागर जी? गठबंधन की अभी आने की ज्यादा बात है। समय तो हुआ नहीं, 2019 में आप लोग एक हुए थे, अभी इतनी ज्यादा तलखी क्यों है? फिर इतना बुआ बबुआ हुआ था, एक हो जाएंगे, क्या दिक्कत होगी? चित्रा जी मैं बता रहा हूँ ना, चित्रा जी बोलने तो दो प्लीज, बुआ बबुआ में बाद में आ जाना, बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है अभी तो उसी का अस्तित्व खतरे में। पंजाब में लड़ाई, हरियाणा में लड़ाई, दिल्ली में लड़ाई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा की और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में कांग्रेस और इसके आरएलडी की लड़ाई, और साउथ में जिन्होंने सनातन धर्म के लिए उल्टा सीधा बोला कांग्रेस की, उनसे लड़ाई। अभी तो बात यह है कि ममता जी ने जो कल कहा, केजरीवाल जी ने जो कहा 31 तक सीट फाइनल करो, इसका साफ साफ मतलब है समझौता होना नहीं है, टूटना ही टूटना। किसके सिर पे ठीकरा फूटे, अभी तो क्वेश्चन केवल ये है जहां तक बात है 13.5% वोट 3 में है या 13 में है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन 3 और मेहमाने जल्दी जल्दी उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, इसका अब विरोधी दलों के जो तेवर नजर आ रहे हैं, खासतौर से आपकी जो सहयोगी है, मैं लौट रही हूँ नागर साहब, एक बार आचार्य प्रमोद कृष्ण जी बहुत दिनों के बाद आए हैं दंगल में। जो आपके सहयोगी दल हैं, बीजेपी के विरोधी दल हैं, वो कांग्रेस को ही आंखें दिखा रहे हैं, आंखें तरेरते हुए कहा जा रहा है कि बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहे कांग्रेस पार्टी। तो तैयार है क्या कांग्रेस इसके लिए? देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। देश की लड़ाई थी तो उसमें भी कुर्बानी दी, और जब जब रीजनल पार्टीज को बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस की मदद की जरूरत हुई तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी मदद की, बिहार में भी मदद करी, बंगाल में मदद करी, महाराष्ट्र में मदद की, अपने उसूलों को और अपनी सीमाओं से बाहर जाके मदद करी। लेकिन रीजनल पार्टी ये दाव देखती रहती हैं, ये मौका तलाशती रहती हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी का इलाज ढूंढते रहते हैं। जहां तक अभी मलूक नागर जी कह रहे थे कि लड़ाई है, लड़ाई तो होनी है, सत्ता का संघर्ष है, सत्ता की जो ये सियासत है इसमें लड़ाई होना स्वाभाविक है। सत्ता के सिंहासन के लिए हमेशा लड़ाई हुई है, तो लड़ाई तो चलती रहे, लेकिन लड़ाई में देखना ये होता है कि टारगेट कौन है। मुझे लगता है कि कुछ रीजनल पार्टी जो हमारे सहयोगी हैं उनका जो निशाना है वो बीजेपी कम है, कांग्रेस ज्यादा है। तो इस बात से मुझे भी थोड़ा सा मुझे भी आशंका हो रही है। और जहां तक सवाल है मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनका बहुत बड़ा जन समर्थन है, एक वोट बैंक है। तो अगर हम सैद्धांतिक बात करें, अगर हम उसूलों की बात करें, तो हमारा पहला सिद्धांत होना चाहिए कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। अगर हम ये सोचते हैं कि हम बीजेपी को रोकना भी चाहते हैं और मायावती जी को बाहर रखना चाहते हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो पाएंगी। पहले हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा पहला संघर्ष किसके साथ है। तो इंडिया गठबंधन के अगर कुछ नेता मायावती जी से बात करने की बात करते हैं तो ये हमारे पहले सिद्धांत को संबल प्रदान करता है। मायावती जी के बिना उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है 2024 का, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि किसी भी दल को हराना, किसी भी दल को जिताना जनता कर देख लिया, क्या फायदा हुआ उनको? 0 से मायावती की पार्टी 10 सीटों पर पहुंच जाती है और 5 सीटों से अखिलेश यादव की पार्टी 5 ही पर रहती है, तो उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। चित्रा जी मुझे 10 सेकंड दे दें। जी चित्रा जी, 2017 में जब कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी मिलकर चुनाव लड़े, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे,
और राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो दोनों ने मिलकर के लड़ने का फैसला किया और मायावती जी को बाहर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? योगी जी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद जब 2019 में अखिलेश यादव जी और मायावती जी मिले तो कांग्रेस को बाहर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लक्ष्य बीजेपी को हराना है तो फिर सब पार्टियां मिल क्यों नहीं जाती? हाँ। मायावती जी से पूछो, वो कहेंगे हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। समाजवादी पार्टी कहती है हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। भाई सब मिल जाओ। हाँ। हालांकि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य था वो बीजेपी को हराना नहीं था, वो कांग्रेस को हराना था। हाँ। उन्होंने हमारा बंटाधार कर दिया। आपसे खाली 6 सीटें मांग रहे थे, उतना भी बड़ा दिल कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाया। ऊपर से अखिलेश बोलेंगे अगर अनुराग भदौरिया जी के बड़े नेता को, तो वो क्या करेंगे आपके साथ? बोलिए अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद जफर साहब आ रही हूँ, फिर हमारे साथ 2 और मेहमान उनके पास। एक बात तो अच्छी तरह से समझ सब लोग, इंडिया गठबंधन मजबूत है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की बात है मध्य प्रदेश में खत्म होगी। राष्ट्र के मामले पे, देश के मामले पे हम सब एक साथ आए हैं, क्योंकि राष्ट्र बड़ा होता है। किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र और लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। आप आचार्य जी दूसरी तरफ जा रहे हैं। राष्ट्र से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह के संविधान पे खतरा दिखाई दे रहा है, जो आप सभी लोग देख रहे हैं पार्लियामेंट में, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पे जो हमला हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है, इसलिए हम सब एक साथ आए हैं। इससे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई तरह के मतभेद रहेंगे। हमने कभी उनको अमरनाथ कमलनाथ नहीं बोला, क्योंकि हमने सम्मान के हम भी बोल सकते थे, क्योंकि हम हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को अपनाने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा है राष्ट्र, उसमें हम एक साथ खड़े हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और राष्ट्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अखिलेश जी एमपी में जाकर क्यों कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने धोखा कर दिया? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने फिर आपसे बोला, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। हम चुनाव, हमारी दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आता है, जब देश की बात आती है, संविधान की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, तो हमें लोकतंत्र और संविधान बचाना है। इसके लिए हमें इंडिया गठबंधन हमने बनाया। आचार्य जी, आप किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं, बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से। वो कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? चित्रा जी, राष्ट्र बचाना है। चित्रा जी, अरे कमाल है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? 2 और 2 4 होते हैं, दुनिया जानती है। अरे भाई, अगर हमें राष्ट्र बचाना है, देश बचाना है, बीजेपी को हटाना है, 3 बातें हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती जी को भी साथ ले लो। आपको प्रॉब्लम क्या है? आज अनुराग भदौरिया जी, अरे एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मायावती जी को साथ लेना चाहती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी पार्टी को तो कहना चाहिए कि हमें राष्ट्र बचाना है, हमें देश बचाना है, हमें बीजेपी को हटाना है। हम आप तय थोड़ी करेंगे कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा। दूसरी बात, 2 + 2 इंडिया गठबंधन में फैसला करने को मंगल ग्रह है। आप क्यों भूल जाते हो? ये 22 हुए थे क्या 19 में? और एक 2019 में हुए थे क्या? 11 भी होते हैं। हम 11 बनाने के चक्कर में, 22 बनाने के चक्कर में राष्ट्र की बात है। 2017 और 2019 में हुए थे क्या? 1 और 1 मिलकर 11? 1 और 1 11, बिल्कुल 11 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हुए थे क्या? फॉर्मूला तो आपने सारा अख्तियार 2017 में कांग्रेस के साथ लड़कर, 2019 में बीएसपी के साथ लड़कर क्या हासिल कर लिया आपने? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा गठबंधन धर्म निभाते हैं। हम गठबंधन धर्म निभाने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो समाजवादी को है। जो समाज को जिस समय सही होता है, जो जनता के लिए सही होता है, वो फैसला समाजवादी लोग करते हैं। समाजवादी व्यक्तिगत फायदे के फैसले नहीं करते, समाजवादी समाज को देखते हुए फैसले लेते हैं। ठीक है जफर साहब, आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद तौसीफ जी आपके पास भी आ रही है, धीरेन्द्र जी आपके पास भी। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी को हराना ही मकसद है सबका और उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए, आचार्य जी को सुना, मैंने मुलुक नागर जी को सुना, मैंने अनुराग भदौरिया जी को सुना जी। अब ये तीनों आपस में बात करें कि हम एकजुट साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को रहेंगे। पहले ये बता दीजिए, जो कांग्रेस की डिमांड है कि 26 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्या आचार्य जी की पार्टी की डिमांड है कि 26 सीटें चाहिए उनको? क्या अनुराग भदौरिया की पार्टी देगी 26 सीटें उनको? क्या सांसद, जो बीएसपी के सांसद बैठे वो बता दे कि क्या इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन के साथ वो आ रहे हैं, घमंडिया गठबंधन के साथ, तो क्या उनकी पार्टी को मिलेगा? क्या जितनी सीटें वो अभी जीते हैं उससे ज्यादा ही मांगेंगे आप? क्या ये सपा देने वाली है? इसलिए कि सपा अगर सारी बातें बोलती है कि भाई देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सब तो कहने की बात है। चंडू खाने का जैसे कह रहे थे मुलुक नागर जी, चंडू खाने की गप होती है यहाँ पर, बाकी पार्टियों में इस तरह की बातें होती है। इसलिए कोई डिसाइसिव कुछ डिसीजन तो होता नहीं है। इन्होंने 4 बार मीटिंग की, कुछ फैसला नहीं। फैसला लिया खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री कैंडिडेट, जितने लोग निकले सबने नकार दिया, खड़गे जी को नहीं मानते। ऐसा डिसीजन होगा
तो ये पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी? पहले तो ये देखना चाहिए कि आशीर्वाद किसको है। आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है जनता का, जो जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को है। इनके यहाँ कोई एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है, जब इनके पार्टी के लोग, ये गठबंधन के लोग ही खड़गे जी का नाम आने पर नहीं मानते हैं, हाँ। तो सोचिए जनता कहाँ मानेगी इनको? ये बात तो जनता है, समझ आचार्य रही कि जी। अपने अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। अपने, अब देखिए एक छोटी सी बात बताते हैं, जल्दी से। ये गठबंधन ऐसा है जैसे आप देखिए, जैसे कुएं में जो मेंढक रहता है ना, एक ऊपर जाता है नीचे खींचता है, ये ठगबंधन वैसे ही है। हाँ। एक दूसरे के टांग खींचते रहेंगे। हाँ। हमें कोई चिंता नहीं है, आचार्य चाहे जी। किसके साथ मिले किसके नहीं। जनता फिर जनार्दन है, मैं जनता तौसीफ का खान जी आशीर्वाद आपकी है, बात पढ़ने आ रही हूँ। आचार्य जी जल्दी से जवाब दे बार बार दीजिए। आशीर्वाद कांग्रेस देती है, 26 जनता सीटें के मांग रही है, क्या समर्पित होकर समाजवादी जनता के लिए काम पार्टी से? करते हैं, ठीक इसलिए है। इनको ठीक जो है, भी जफर साहब। लोगों को गुमराह करने दीजिए। ठीक है आचार्य जी। चित्रा जी, कांग्रेस कितनी सीट मांग रही है ये सवाल नहीं है। मैंने साफ साफ कहा है कि अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है, तो फिर मायावती जी का समर्थन लेने में प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन नहीं लेना चाहती है, इसका मतलब है कि वो बीजेपी को नहीं हराना चाहती। ये मेरा बुनियादी सवाल है। जहां तक भदौरिया जी का सवाल है, भदौरिया जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो सीधा जवाब दें। मैं तो तैयार हूं मायावती जी का समर्थन लेने के लिए। उन्होंने एक बात कही कि इंडिया गठबंधन फैसला करेगा। अरे हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन कोई मंगल ग्रह से आके फैसला थोड़ी करेगा, हम ही लोगों की राय से फैसले होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लिया जाए, ये मेरी बात है। बोलिए। यदि आप हराना चाहते हैं, हो बहुजन सकता है समाज पार्टी आचार्य को जी साथ इंडिया लिए बिना गठबंधन के सदस्य उत्तर हो, प्रदेश वहाँ में बैठते बीजेपी हो। को नहीं हराया जा सुनिए सकता। मेरी बात ये सुनिए, मेरा आकलन है, मेरा विश्लेषण है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात अब सुनिए। इसमें आप मत लो, ये आपका फैसला। मेरी जो राय है वो ये है, अरे भाई, मेरी सलाह ये है, इंडिया अगर आप चाहते गठबंधन, हैं बीजेपी को हराना, तो मायावती जी से बात करने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए अब आप डिबेट ऐसी को इधर कौन उधर सी भगाने बात की हो कोशिश गई कर रहे हैं। जिसमें मैं आपको मुद्दों पे आता हूं। मैं समझ गया कि आपकी मंशा क्या है। अब मैं आचार्य समझ गया आपकी मंशा क्या है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमें क्या चिंता है इंडिया गठबंधन की, हमें चिंता नहीं है, लेकिन आधे घंटे से आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। चिंता आपको है नहीं, आपको चिंता इंडिया गठबंधन की इसलिए हो रही है क्योंकि आपको हार की चिंता हो रही है। दिक्कत यह है, जब हार की चिंता होती है तो आप ताका झांकी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि मुद्दा इंडिया गठबंधन आपके लिए है, हमारे लिए जनता मुद्दा है कि जनता को कैसे सहूलियत मिले, हमारे लिए संविधान का मुद्दा है। जब हमारे कांग्रेस लिए तैयार है बीएसपी को लेने के लिए, तो आपको क्या दिक्कत मेरी है? बात सीधा अभी तक सवाल समझ लोग के लोग पूछ रहे हैं। हैं। ये जरा आचार्य जी देखिए क्या गठबंधन कह रहे हैं के- वो आचार्य जी को नहीं पता है। गठबंधन भाई के कि लोग। ये तैयार है, वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है ना, मैं उसका अभी मैं मेंबर तो उसका हूं नहीं, हाँ। और ना हम आप टीवी डिबेट में फैसला कर सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ठीक ये है। शीर्ष नेतृत्व तो फैसला लेते हैं जो इंडिया गठबंधन के मेंबर चलिए हैं, अब जो वहाँ मैं बैठते हैं। तौसीफ खान जी और धीरेन्द्र जी आधे घंटे से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक भी बार नहीं जा पाई हूं। तौसीफ खान साहब आपके पास आते हुए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर इस तरह का बयान तौसीफ खान साहब क्यों दिया है? देखिए चित्रा जी, ये तो कोई नया बयान नहीं है। इंडिया अलायंस हो रहा है, सीट शेयरिंग का मामला है। ममता बनर्जी ने पहले भी कहा है कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा सामना है, वहां पे सारे जो अलायंस मेंबर्स है वो उनको मदद करें, और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अलायंस मेंबर्स स्ट्रांग है, बीजेपी को हराने की क्षमता रखते हैं, वहां पे कांग्रेस वाले उनको मदद करें। ये सिंपल 1:1 फाइट, जो सिंपल फॉर्मूला ममता बनर्जी ने कहा है। देखिए मुद्दा ये है चित्रा जी कि विपक्ष चाहती है कि जनता के मुद्दे पे बात हो, जैसे कि फ्रांस में राफेल पे इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार सहयोग नहीं कह रही है, ये फ्रांस कह रहा है, उस पर चर्चा हो। जैसे किसान जो है आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर चर्चा हो। लेकिन बीजेपी क्या करती है कि ये मुद्दा उठाने वाले विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड कर देती है। 150, ये कभी भारत के हिस्ट्री में, पार्लियामेंट के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साथ सस्पेंड कर दिए गए हों। तो बीजेपी कांग्रेस मुक्त, बीजेपी विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट बना चुकी है आज पार्लियामेंट के अंदर में, और ये सीधे सीधे पार्लियामेंट को इरेलीवेंट करना होता है। बीजेपी का ध्यान है कि आज टीवी में यह बहस हो कि विपक्ष जो है कहां पे सीट शेयरिंग कर रहा है, कहां पे सीट शेयरिंग नहीं कर रहा, ताकि विपक्ष जो बात करना चाहता है कि फ्रांस ने आज जो राफेल को लेकर के जो बात कहा है,
या किसान आत्महत्या हो रही, इन सारे मुद्दों पे बात ना हो, जनता के मुद्दों में बात होने से बीजेपी का नुकसान है। और विपक्ष में क्या हुआ, किसके साथ सीट शेयरिंग हो रही, ये इस पे चर्चा करके वो जनता को असली मुद्दों से हरा दे। भाई कौन सीट शेयरिंग क्या हो रही है, दिसंबर से पहले फैसला हो जाएगा। हाँ। और मई में इलेक्शन में भी फैसला हो जाएगा कि कौन सरकार में रहेगा। केवल दिसंबर से आज पहले का जो खाली 10 ही दिन बाकी है। आज जो सवाल जो आज, हाँ बिल्कुल खत्म होने में 10 दिन बहुत लंबा टाइम होता है राजनीति में। हाँ। किसी भी फैसले में पहुंचने के लिए। 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, तब से आज तक कोई एक फॉर्मूला बन नहीं पाया। आप कह रहे 10 दिन में सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा। एक हफ्ता हो गया है पार्लियामेंट में अटैक होते हुए, और हमारे गृह मंत्री के पास वक्त ही नहीं है कि वो उस पे भी विपक्ष की मांग पे आकर के कोई स्टेटमेंट दे। अगर उनके पास वक्त नहीं है गृह मंत्री बने रहने का, तो वो त्याग दे ना। बीजेपी में तो इतने सारे लोग हैं। आपने बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर दिया, आपने शिवराज को साइड कर दिया। बीजेपी में खुद इन फाइटिंग हो रही है, जिस बात को छुपाया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश बीजेपी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में उतना ही वोट जुगाड़ कर पाएगी जो अभी उनको मिला है? ये बहुत बड़ा प्रश्न सवाल चिन्ह है। जो जिस रास्ते में मोदी चल रही है, बीजेपी ने पाई है, जो 18 सालों से सत्ता में थी। अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो बिना किसी सीएम पद के चुनावी मैदान में गए थे तीनों ही राज्यों में, और वहां पर अगर इस तरह से जीत कर आती है तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। हाँ। वसुंधरा राज सिंधिया, लेकिन आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान ने कितने ग्रेसफुली चीजों को एक्सेप्ट किया। वो दिल्ली में आकर अपने अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, एक भी बात उनके खिलाफ नहीं बोली जाती है। ये बात भी, लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में नीतीश कुमार के सांसदों से मुलाकात की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने भी कमर कस ली है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों को संसदीय क्षेत्र में फोकस करने के लिए कहा है। उनका ये कहना है कि कभी भी आम चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। राज्य सरकार ने बिहार में जो काम किया है उसके बारे में लोगों को बताएं। जाति आधारित गणना के बाद राज्य सरकार गरीब परिवारों को जो आर्थिक मदद देना चाहती है उसके बारे में बताएं। नीतीश ने कई सांसदों से उनके क्षेत्र की समस्या को सुना और तत्काल संबंधित विभाग को निदान के लिए भी कहा है। सांसदों से नीतीश कुमार की तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात हो रही है। और यहां पर खबर ये भी है, तौसीफ जी अब आगे बढ़ते हुए मैं सीधे धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स आप लोग ज्यादा करते हैं। नीतीश कुमार 29 तारीख को कुछ बड़ा और कड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, और नीतीश कुमार की पूरी तैयारी है बीजेपी को हराने की, एनडीए को हराने की। धीरेन्द्र कुमार जी। चित्रा जी, नीतीश कुमार जी, आवाज मेरी जा रही है? हेलो, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। नीतीश कुमार जी यह जो कुछ करने जा रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी पहले बोला है कि 14 जनवरी के बाद जनता दल में एक बड़ी टूट होने वाली है। कई नेता जदयू के हमारी पार्टी के नेता के साथ भी संपर्क में है, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी संपर्क में है। इंडी गठबंधन का जो हश्र हुआ है वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ। और क्यों नहीं हो चित्रा जी, आप देखिए कि पूरा गठबंधन जो इंडी है, हाँ। वो मुद्दा क्या लेकर के आ रहा है कि सीबीआई मुझे परेशान कर रही है। हाँ। सीबीआई से मुझे बचा लो, आईटी और ईडी से मुझे बचा लो। दूसरे तरफ हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग देश को तीसरी अर्थ शक्ति के रूप में कैसे लेके जाएं, हमारे नेता बिहार को कैसे आगे लेकर के जाएं। तो एक तरफ एजेंडा बड़ा क्लियर है, नेतृत्व क्लियर है, दूसरे तरफ अभी इसी में लोग फंसे हुए हैं कि अपना एजेंडा कैसे, इस गठबंधन में हम अपने एजेंडा को कैसे लेके जाएं, हमारे नेता संयोजक हो और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री हो। देशवासियों के लिए तो कोई बोल नहीं रहा है, देश को क्या करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं, इससे किसी को कोई वास्ता है। रामविलास पासवान जी की सीट से पशुपति पारस लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे? वहां पर भी तो पेच फंसा हुआ है, उस पर नहीं करते हैं बातचीत आप लोग। चित्रा जी, कहाँ
चित्रा जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी को कई इंटरव्यू में भी आपने सुना है, उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन के नेता तय कर देंगे। गठबंधन के नेता सबसे बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी जो तय करेंगे मानेंगे। हम लोग इंडी गठबंधन के तरह है नहीं कि बैठक में जा रहे हैं लेकिन अपने एजेंडे के साथ बैठक में जा रहे हैं। ये तो कभी कोई गठबंधन नहीं, ये गलत बंधन है और ये गफलत बंधन है। गफलत में एक दूसरे को भी अरे शांत रहिए ना, आप तो इतना देर से हल्ला मचा रहे हो बिना एजेंडा के। भाई मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग वही हो ना कि आपको उत्तर प्रदेश में जब बारी आती है सत्ता चलाने की तो हाथ में कट्टे दे देते हो और आप बात कर रहे हो लोगों को रोजगार देने की, आपके वजीरे आजम हो जाते हैं और आपके प्रतीक जो है वो अतीक हो जाते हैं। और ऐसे लोग भी देश और प्रदेश में स्वच्छ सरकार देने की बात करते हैं। अनुराग जी, आप रहने दो, इस बात को मत बोलिए। लोग आपको जान रहे हैं और आपकी पार्टी को भी जान रहे हैं। पार्लियामेंट की सुरक्षा कर लो भैया। जो अस्त्र हो गया है वो पूरा उसका एक एक गांठ खुल गया है। और नीतीश कुमार जी आने और रहने से, नीतीश कुमार जी रहे या लालू प्रसाद जी गठबंधन में ना रहे, जिन दोनों नेताओं ने अपने दम पर, चित्रा जी, बिहार में आज तक कोई अपनी सरकार नहीं बनाई है। कभी न कभी कांग्रेस के सहयोग से, कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दोनों देश के नेताओं ने बिहार में अपनी सरकार बनाई है। वो देश को कैसे मजबूत सरकार देंगे जिनके अपने ही प्रदेशों में अपने ही लोग बात नहीं मानते हैं। जो हमारे पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के द्वारा बिहार में ही तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आए हैं, वो देश को नंबर 1 और गठबंधन को नंबर 1 बनाने की ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है। जरा कुछ आंकड़े दिखाने हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी आप जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि जरा मैं पीछे चलती हूं बड़ी वाली वॉल के पास और कुछ आंकड़े जो हमने इकट्ठा करके रखे हुए हैं अपने दर्शकों के लिए, उसके बारे में यहां पर जानकारी देना बेहद जरूरी है। और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन में इतनी असहमतियों के बावजूद भी अगर 2024 में घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आज की तारीख में सभी दलों के रुख और जमीनी हालात को देखते हुए एक्सिस माई इंडिया ने एक अनुमानित आंकड़ा पेश किया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस आंकड़े के हिसाब से प्रतीत होता है कि गठबंधन के दलों को एकजुट होकर लड़ने के फैसले पर पूरे भारत में 4 तरह की स्थिति इस वक्त नजर आ सकती है। पहली स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं, पहली स्थिति 168 सीटों पर सीट शेयरिंग की उम्मीद, संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच आसानी से सहमति बन जाए और वो बीजेपी के मुकाबले एकजुट लड़ सकते हैं। इनमें बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। दूसरी स्थिति यहां पर दिखा रहे हैं जिसमें 88 ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर शेयरिंग में थोड़ी सी सहमति बनने में थोड़ी आशंका नजर आती है। इनमें दिल्ली, बंगाल, पंजाब, गुजरात जैसे राज्य हो सकते हैं जहां पर कांग्रेस के अलावा भी दूसरे दल थोड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी स्थिति ये नजर आती है, इनमें 134 सीटें ऐसी है जहां पर फिलहाल इंडिया गठबंधन का कोई भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी, कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों की सीधी टक्कर है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उत्तर पूर्व के राज्य हैं जहां पर सीधी फाइट में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं। चौथी स्थिति यह है जिनमें एक्सिस माई इंडिया को देश के 153 सीटों पर इंडिया गठबंधन को लेकर मिलने का आसार फिलहाल की सूरत में नहीं दिखता, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश की बात भी यहां पर कही जा रही है। हालांकि यूपी को लेकर अभी अलग अलग तरह की स्थिति है, संभावनाएं बनी हुई हैं जैसा कि अनुराग भदौरिया यहां पर गिना रहे थे। उत्तर प्रदेश को लेकर आगे क्या होगा, जो आंकड़ा 2019 का है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी किसको लेकर क्यों इस तरह की संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। और हरियाणा की सीटें हैं तो ये स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आती है। और अब आगे बढ़ते हुए अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश को लेकर एक्सिस माई इंडिया का ये जो आंकड़ा बताता है वो कुछ संदेह उत्पन्न करता है आपके भी जेहन में। लेकिन अगर 2019 की मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, हालांकि आप लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन तीनों का वोट शेयर अगर मैं जोड़ देती हूं तो वो आता है 26 से 27% के बीच में, जो कि और सीटें कुल आती हैं यहां पर 6, 5 आपके पास और 1 कांग्रेस पार्टी के पास रायबरेली की। जबकि भारतीय जनता पार्टी को अगर उसके सहयोगी अपना दल के साथ वोट शेयर वो 52% पहुंचता है और 63-64 सीटें तक चली जाती हैं। तो अगर सब लोग एकजुट हो भी जाएंगे तो बीजेपी का समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबके साथ मिलकर भी क्या कर लेगी। तो शायद इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वहां को लेकर सीट शेयरिंग गड़बड़ हो सकती है। तो शायद आप भूल गए हैं कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी
को 36% वोट शेयर मिला था, 36%। बिल्कुल। अब वो 36%, चूंकि 2019 की बात आप कर रहे थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 2022 में मतलब वोट परसेंट बढ़ता जा रहा है। जब 24 में होगा तो शायद 55-56% पे पहुंचे, क्योंकि वोट शेयर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जिस तरह से जनता सपोर्ट कर रही है, 36% पे हम पहुंचे हैं ना, कि हंसने की दांत चियारने की बात तो है नहीं जफर साहब, 36% पे। तो भारतीय जनता पार्टी भाषा ले आते हैं नहीं, वो तो उनके दांत, उन्होंने हंसा तो मैंने बोल दिया, मैंने कोई खराब बात तो बोली नहीं है। हम बीजेपी जैसे तो है नहीं कि कोई भाषा का ख्याल रखते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं 36% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी लगातार वोट गेन कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पार्टियों से आप लोग को फायदा नहीं होता है ना, समाजवादी पार्टी को दरअसल दिक्कत ये है। समाजवादी पार्टी अपने ही दम पे 50% वोट पार करने वाली है। तो आप समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी होगी अब उत्तर प्रदेश के अंदर, जरा बता दे मुझे। अब जवाब दीजिए। आज की डेट में 36% में हम 33 सीटों पे खड़े हैं, 34 सीटों पे लोकसभा में। 111 विधानसभा की भी सीटें उसके आधार पर ये बता रहे हैं वोट शेयर, फिर 50% क्रॉस कर जाएंगे 24 में। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, इनको मना नहीं करूंगा, बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करो। भाई ठीक है, हसीन सपना देखना सबका अधिकार है, आप भी देखिए हकीकत में, लेकिन कभी कभी जरूर झांक के देखिए हकीकत क्या है। क्या हकीकत यह है मेरे भाई अनुराग भदौरिया जी, हकीकत यह है कि आप 36% जो वोट सोच रहे हैं विधानसभा के देख के, इस बार आपको 36 नहीं 15% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। एक सीट भी नहीं बात कह रहे हो, ठीक है, एक सीट भी नहीं बीजेपी को। हाँ नहीं, और अरे हम तो, हमारा तो रिकॉर्ड दिख रहा है, हर बार आप हार रहे हैं फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। 36% वोट हमारा आ गया है 2022 में, हम बढ़ रहे हैं लगातार 19 से, हम लगातार 17 से 17 का चुनाव देख लीजिए। अरे छोड़ो ना भाई, आप जो है 24 के चुनाव में अगर आप 5% बढ़ेगा, आप कह दो पब्लिकली, नहीं आप पब्लिकली कह दो, हमारी चिंता तो है 80 के 80 सीटें लेकर 80 के 80 है कहां पे, चिंता कर ली है 80 के 80 बची नहीं, 8 आ गए, वो बहुत बड़ी बात है। 80 के 80 बता रहे हो आप, अरे भाई मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, हमारे पास 36% वोट है, सुनिए मेरी बात, और जो हमारी विधानसभा में सीट है, आज भी हम 35 सीटें करीब लोकसभा में जीत रहे हैं, आज भी हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं, फिर भी सपना देखना चाहते हैं, चलो देख लो। ठीक है, अब किसके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या वास्तव में किसके हसीन सपने साकार हो जाएंगे 2024 के चुनाव में, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या इसी दिसंबर महीने में, जब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, निकाल लेगा, या फिर नए साल से नए उत्साह के साथ सबकी अलग तैयारी होगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कुल मिलाकर 2024 का ये जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। हर एक जानकारी, हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।